ढाबा। शहर के घंटाघर के पास एक बूढ़ा बूढ़ी एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। दोनों एक दूसरे का सहारा थे और किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। आज सुबह से सिर्फ 2 ग्राहक आए हैं और शाम के 5 बज गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो सब कह रहे हैं कि बाजार में मंदी आ गई है, इसीलिए सबकी गिराई नहीं चल रही। और बुढ़ापे में पैसों के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं तो काम धाम हो जाता है, बिस्तर पर आ गए तो पता नहीं कैसे चलेगा। बेटा बेटी सब छोड़ के चले गए हमको, बस गरीबी ने नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सुनते सुनते हमारी आंखों में अंधेरा छा गया। कल भी बचा हुआ खाना कुत्तों को देना पड़ा था, आज भी यही करना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी ग्राहकी नहीं हुई थी। रात को बाबा और अम्मा सड़क किनारे बने अपने ढाबे में ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही एक ग्राहक आ जाता है। बाबा जरा एक चाय और एक कचौरी तो देना। जी भैया, अभी गर्मा गर्म कचौरी तल के दे रहा हूँ। एक ही चाहिए बेटा? आपके साथ आई मैडम जी नहीं खाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब रोड की चीजें नहीं खाती हूँ, आप इन्हें ही खिला दो। और जल्दी करो ना, रितेश मूवी जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबा, लाल चटनी ज्यादा डालना। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता और फिर से सारा खाना वेस्ट हो जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और तभी एक दिन एक लड़का वहां अपना मोबाइल लहराते हुए पूछता है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम हैं किशनगंज के बाबा के ढाबे पर। चलिए देखते हैं कि बाबा क्या क्या बनाते हैं। बाबा, तो आज क्या खास बनाया है आपने? अरे भैया जी, आज ये समोसे बनाए हैं, कितने बांध दूं आपको? हाँ भैया जी, लाल चटनी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ले लीजिए ना। ये देखिए दोस्तों, समोसे को बांध कर दिखा रहे हैं और ये लाल चटनी को देख के तो मुंह में पानी आ गया। आज तो मजा आ जाएगा, आइए चखते हैं दोस्तों। लड़का समोसा चखते ही तारीफों के पुल बांध देता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतना अच्छा समोसा मैंने तो कभी नहीं खाया। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और ये समोसा जरूर खाना चाहिए। और एक चीज, ये देखो, ये रोड साइड पर इनका ढाबा है, इनकी हेल्प तो होनी ही चाहिए। अच्छा, वैसे और क्या क्या बनाते हैं आप? बेटा, पराठे मैगी सब बनाते हैं। वाह वाह, इतना अच्छा खाना बनाते हो, बहुत भीड़ होती होगी। अरे नहीं बेटा, कोई नहीं आता हमारे ढाबे पे, पैसे पैसे को तरस गए हैं। अरे आप रो क्यों रही है? रोइए मत, क्या हो गया है? अरे बेटा, कुछ बिकता ही नहीं है, आधे भाव में चीजें बेच रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, फिर भी। तो आप दोनों ही हैं, कोई बच्चे बच्चे नहीं है क्या आपके? अरे बेटा, जो है वो हमें छोड़ के कहीं चला गया है, उसके कारण ही हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा हमने इस ढाबे से बनाया था, वो सब लेकर भाग गया था। ओह, देखिए आप चिंता मत करिए, मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाला हूँ और फिर देखना कितनी जल्दी लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। वो लड़का अपने कैमरा से बाबा के ढाबे का वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है और कुछ ही घंटों में वीडियो में दिए अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। लड़का अगले दिन फिर ढाबे पे जाता है। बाबा, आप रोइए मत, पब्लिक ने आपका सारा दुख दूर कर दिया है, आपके खाते में 1 लाख रुपए आ गए हैं। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन भूल जाइए और मजे कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा हम कैसे धन्यवाद करें, तुम्हारे कारण इस दुकान पर आज इतनी भीड़ लगी है, वरना हम दोनों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे जुग जुग जियो बेटा,
तुमने आज एक गरीब का भला किया है। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देंगे। बाबा की कहानी सोशल मीडिया के बाद टीवी पर भी फेमस हो जाती है और टीवी पर बाबा का बेटा उनकी कहानी देख लेता है और उसकी नजर बाबा के खाते में आए रुपयों पर पड़ती है। 1 लाख रुपया, वो भी एक दिन में? अरे ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो करोड़पति हो जाएंगे और मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। लगता है यही समय है इनके पास वापस जाने का। 2-3 इमोशनल डायलॉग चिपका दूंगा, दोनों मान जाएंगे। और ये देखकर बाबा का बेटा उनके पास वापस चला जाता है। अब बाबा मैं आ गया बाबा। अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब तो मेरी आंखें खुल गई है बाबा। अरे बेटा, कितना याद करते थे तुझे मेरे लाल। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अब कहीं मत जाना। अरे नहीं नहीं माँ, तब तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी। बाबा काफी नरम दिल के इंसान थे और बेटे के आने की खुशी उनके लिए पैसों से कहीं ज्यादा होती है। वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं। बेटा, हम तो कुछ साल में बचेंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं, लेकिन तू मेहनत करके ये ढाबा चलाना, और इसलिए आज से मैं ये ढाबा और ये पैसे तेरे नाम करता हूँ। अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब तू काम करना और हम घर बैठकर खाएंगे। ये कहकर बाबा सारा पैसा अपने बेटे को दे देते हैं और आराम से अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर चले जाते हैं। ढाबे पर काफी भीड़ बढ़ती है। कुछ दिन में ही बेटा काफी पैसे कमा लेता है। एक दिन जब व्लॉगर लड़का वहां पहुंचता है तो देखता है ढाबा बंद है। वो बाबा के पास जाता है। अरे बाबा, आपने अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? ढाबा बंद नहीं तो? वो लोग वहां जाते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि ढाबा तो पिछले 4 दिन से खुला ही नहीं। बाबा ढाबे को अपने पास रखी चाबी से खोलते हैं तो देखते हैं कि ढाबे में एक बर्तन तक नहीं है। बाबा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। हमारे बेटे ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया। पर हमारे पास तो वापस बर्तन खरीदने तक के पैसे नहीं है। बर्तन भी बेचकर खा गया होगा नालायक। बाबा आप चिंता मत करो, आप काफी फेमस हो, लोग फिर से आपकी मदद कर देंगे। बस इस बार अपने बेटे को दूर रखना ढाबे से। अब की बार बाबा ढाबे पे एक बोर्ड लगवाते हैं जिस पर लिखा है सिर्फ बाबा का ढाबा। ये सिर्फ क्यों लिखवाया है जी? ताकि अपने बेटे को पता चले कि ये सिर्फ उसके बाबा का है, उसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। बांझ जिठानी। अमिता और सुनीता आपस में देवरानी जिठानी होती हैं। शादी के कई साल बाद भी अमिता को कोई औलाद नहीं होती, लेकिन शादी के 1 साल में ही देवरानी सुनीता को एक प्यारा सा बेटा होता है। अरे सुनीता, तू तो सीधी है, क्या सारा दिन अपने बच्चे को उस अमिता की गोद में डाली रहती है? देखती नहीं खुद का बच्चा तो है नहीं। अरे कहीं तेरा बच्चा भी। कैसी बात कर रही है माँ जी, अभी उनकी शादी को भी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल बाद भी बच्चे होते हैं। सास को सुनीता की बात अच्छी नहीं लगती। वो अमिता के पास जाती है। देख अमिता, घर का काम कराकर सुनीता का एक तो छोटा बच्चा, वो बेचारी घर को चिराग भी दे और सारा दिन किचन में खटती रहे, और ऊपर से तू आराम करे। दीदी खाने में क्या बनाना है दोपहर को? मैं किचन में जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं खाना बना लूंगी। अरे खाना आप बनाएंगी तो मुन्ने को कौन पकड़ेगा? अरे तू पकड़ेगी, मैं पकड़ूंगी। भाई माँ ही तो मुन्ने को पकड़ती है। तू काम करे और ये मुन्ने के नाम पर आराम। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं माँ हूँ माना, लेकिन अमिता दीदी का प्यार भी कम नहीं है। सारा दिन भी नहीं खिलाएंगी तो रात को नींद नहीं आएंगी इन्हें। अरे तो दूसरे की औलाद तो दूसरे की होती है ना। ला अमिता, मुन्ने को मुझे दे दे। लेकिन जैसे ही मुन्ने को सास गोद में लेना चाहती है, वो उनके पास जाने से इनकार कर देता है। अरे काला जादू कर दिया है इसने, बच्चा किसी के पास आ ही नहीं रहा है। भाई माँ, इसे काला जादू नहीं प्यार कहते हैं, जो दीदी मुन्ने से करती हैं। अरे हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना इसके, जो ये हमारे पास नहीं आ रहा है। अरे सगी दादी हूँ मैं,
पूरी की पूरी कोठी इसी के नाम कर जाऊंगी। अब बोल, अब भी प्यार है क्या इससे? अमिता को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वैसे भी माँ जी, पूरे घर में यही एक चिराग है, तो आप इसे दे या ना दे, सारा कुछ इसी का है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। हाँ, अभी तो बड़ी जबान चल रही है, लेकिन जब घर पूरा इसके नाम होगा ना, तब पता चलेगा। अमिता और सुनीता दोनों ही मिलजुल कर रहती थी, इसलिए सास की बात का दोनों को ही बुरा ना लगता। मिलजुल कर काम करती और हंस खेल कर रहती। अरे बेटी, तेरी दोनों भाभियों ने तो मुझे साइड कर रखा है। अरे दोनों में इतनी पड़ती है कि मुझे तो डर लग रहा है, कहीं एक दिन ये दोनों मेरी बात मानने से इनकार ही ना कर दे। अरे तो खेल खेलो और दोनों को अलग कर दो, इस पे कौन सा गणित लगाना है माँ? हाँ, ये तो है, चल देख लेती हूँ मैं। अगले दिन सास धीरे से एक लाल पेन लेकर मुन्ने के बदन में लगा देती है और लोगों को बुलाकर हंगामा करती है। अरे देखो देखो, ये क्या हो रहा है मुन्ने के शरीर में? अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं अभी इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे ना दीदी, परेशान मत हो, मैं तैयार कर देती हूँ और कैब बुला लेती हूँ, बाद में ले जाइए आप इसे। अरे बेटा, तेरा है, वो क्यों ले जाएगी? वैसे भी ये डॉक्टर का नहीं, तांत्रिक का मसला है। किसी ने मुन्ने पर जादू करने की कोशिश की है, जिससे वो मुन्ने को मार ले। सुनीता ये सुनकर रोने लगती है। कौन मेरे मुन्ने को मारने की कोशिश करेगा माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सास अमिता की तरफ देखकर कहती है। अरे वही जिसकी खुद की औलाद ना हो। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं क्यों मारूंगी अपने ही बच्चे को? वो तो मेरे बेटे जैसा है। अरे बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है ना। वैसे भी मैंने तांत्रिक को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में वहाँ तांत्रिक आ जाता है। भगवान 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 भगवान, बच्चे की जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। इसके ऊपर किसी बांझ औरत ने काला जादू कर रखा है, रखा है, रखा है। लगता नहीं ये बच्चा कभी ठीक भी हो पाएगा, पाएगा, पाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अमिता दीदी, आप इतना गंदा सोचेंगी मुन्ने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता? मैंने तो मुन्ने को माँ से बढ़कर प्यार किया, ये सोचो भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन बेटे के प्यार में पागल सुनीता सास की जाल में फंस जाती है। दीदी, आज से आप और मैं अलग हैं, मेरी रसोई अलग, आपकी अलग। और आज के बाद मुन्ने को छूने की क्या, देखने की भी कोशिश मत करिएगा। अमिता सुनीता को समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। अगले रोज, ला सुनीता, मैं मुन्ने को नहला कर तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुन्ने को नहलाने लगी, पेन के निशान एक एक करके निकल गए। अरे माँ जी, ये तो किसी ने पेन से निशान बनाए थे, देखिए। जैसे ही मैंने मुन्ने को नहलाया, सारे निकल गए। अब अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बाबा का कमाल है कि बच्चे के ऊपर से ये साया धुल गया। लेकिन ये क्या माँ जी, मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, न खा रहा है, न दूध पी रहा है, बस चाची चाची कर रहा है। अरे इतनी जल्दी उसका भूत नहीं उतरेगा इसके सर से, मार मार कर खिला। जी माँ जी। लेकिन सुनीता का बेटा, जिसे अमिता से बेहद प्यार था, वो उसके पास जाने की जिद में ना खा रहा था, ना पी रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हार कर एक दिन, माँ दीदी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो मायके चली गई है क्या? अरे क्या पता कहाँ गई, रुक बड़कू से पूछती हूँ। अमिता कहाँ है? माँ जल्दी पता करिए ना, दीदी कहाँ है? मुन्ने की हालत दीदी के लिए खराब होती जा रही है। सुनीता मुन्ने को लेकर नीचे अमिता के पास जाती है। अमिता बिस्तर पर पड़ी होती है, वो कमजोर सी दिखती है। बड़ी आराम से सो रही हैं आप, यहाँ मुन्ने की तबीयत खराब हो रही है। वो जैसे ही अमिता को छूती है, अरे दीदी ये क्या हो गया? आपकी तबीयत तो काफी खराब है। मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकती सुनीता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने मुन्ने को मारने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं तो खुद मुन्ने के बिना मर जाऊंगी। मुन्ना आप ही का तो है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। ये पकड़िए अपना बेटा। गांव माधोपुर में शशि बहन का परिवार रहता था। शशि का एक बेटा, बहू और बेटी थी। पति और बेटा किसान थे, जो सुबह खेत में जाते और सारा दिन मेहनत के बाद
शाम को घर लौटते। शीला भी घर में रहकर सिलाई का काम करती। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी। वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती। लेकिन बहू का हाल निराला था। वो काम कम और मिन-मेख ज्यादा निकालती, जिससे शशि और उसकी बेटी काफी परेशान रहते। एक दिन, माँ ये क्या है? ओहो, जितना बोलो लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भाभी क्या हुआ? और माँ अभी सिलाई कर रही हैं, उन्हें बार बार मत उठाइए। मुझे बताइए हुआ क्या है? ये देखो सोनम, दूध उबल रहा है और बस गिरने ही वाला है। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तो बह जाता सारा। अरे पर मैं तो अभी देखकर गई थी और गैस भी धीमी थी। हमेशा दूध सामने खड़े होकर ही उबाल दिलवानी चाहिए, ठीक है ना? सोनम को मेघा की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्लेश ना हो ये सोचकर वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचती है कि वो कैसे मेघा को सबक सिखाए। एक दिन मेघा ने कहा, सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ भाभी? जब देखो परेशान सी घूमती हो। खुश रहा करो भाभी, इससे ना स्किन ग्लो करती है। सोनम, फेस तो मेरा वैसे भी ग्लो करता है, देखो। और कितनी गुणी भी हूं मैं। तुम्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। देखो जरा, देखो अपने कमरे का हाल देखो, सारा संतरे का छिलका जमीन पर फैला है। अरे ससुराल में ऐसे ही रहोगी क्या? भाभी करना ही क्या है, वहीं पड़े पड़े सूख जाएंगे, फिर पीस कर पैक बना लेंगे। आप भी ना भाभी, चिल करो। मेघा गुस्से से वहां से निकल जाती है। हर बात पर मीन मेक करने वाली मेघा एक दिन फिर चिल्लाने लगती है, माँ, अरे माँ सुनो तो जरा। अब क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो, देखो जरा ये कांच का कटोरा जिसे टेबल के किनारे रखा है। अरे किसी का एक हाथ लगेगा और ये गिरकर टूट जाएगा। तभी मेघा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाती है, जहां उसके पीछे शशि भी आ जाती है। मेघा के कमरे में उसका शीशा गिर जाता है। लगता है बहू, तुमने अपना शीशा कोने में रखा होगा, तभी गिर गया। जरा दूसरों को सीख देने से पहले खुद भी अमल कर लिया करो। वहीं कमरे में पर्दे के पीछे छिपी सोनम हंस रही होती है। मेघा काफी परेशान रहती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचती है कि कैसे वो अपनी सास और ननद के सामने खुद को होशियार साबित करे। एक दिन मेघा सोनम से कहती है, सोनम, आज ना मैं तुम लोगों को चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ। देखना मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर तुम भी ना ससुराल जाकर वैसा ही खाना बनाना और सबका दिल जीत लेना। मेघा किचन में जाती है। घर पर आज सभी मौजूद हैं, तो वो लोग भी मेघा के हाथ के खाने का इंतजार करते हैं। किचन में मेघा ढेर सारा चाउमीन बनाती है और हर किसी की प्लेट में डालकर सबको दे देती है। अचानक उसका पति हिमांशु बोल उठता है, क्या है ये? कितना गंदा बना है, छी! मेघा की शक्ल रोनी सी हो जाती है कि तभी सोनम बोल पड़ती है, ओहो भाभी, ये क्या बनाया है? ऐसा बनाऊंगी मैं ससुराल में जाकर, तो वो लोग तो पक्का मुझे भगा देंगे ऐसा खाना खाकर। पूरा घर हंसने लगता है। तभी मेघा की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हाँ, दूसरों को सीख देने से पहले खुद का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उन्हें बदली किस्मत। अच्छा हो गया आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए आज हम तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। चारों तरफ उसी के चर्चे हैं। मैंने सुना है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तानाजी सिनेमा घरों में धूम मचा रही है और सुपर हिट हो गई है। मुझे तानाजी फिल्म दिखाने ले चलिए ना। अजय देवगन मेरा मनपसंद हीरो है। अरे अजय देवगन का तो मैं भी फैन हूँ।
मुझे भी तानाजी फिल्म देखनी है, लेकिन तुम्हें साथ ले जाकर मैं फिल्म का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। पिछली बार तुम मेरे साथ गई थी, तब बीच सड़क पर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तुम्हारी वजह से हमेशा मेरे काम बिगड़ जाते हैं। चलो हटो, बड़ी आई तानाजी फिल्म देखने वाली, चुपचाप घर में बैठो। सुधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास शांति वहां आती है। अरे बहू, तू इस नालायक की बातों से अपना मन छोटा मत कर। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। संडे को हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलेंगे। हाँ, इस तरह शांति हमेशा अपनी बहू का साथ देती थी। दूसरी तरफ रामलाल सुधा को पत्नी नहीं पनौती समझता था। एक शाम जब रामलाल अपने दफ्तर से लौटता है। अरे रामू, आज बहू की सुबह से तबीयत खराब है, तू जल्दी से इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। अरे माँ, इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो यार। दफ्तर में काम करके आज मैं थक गया हूँ, और फिर तुम्हारी बहू तो 12 महीने बीमार रहती है। इसका तो हमेशा का नाटक है। मैं कुछ नहीं जानती, तू अभी इसी वक्त बहू को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा। आखिरकार मजबूर होकर रामलाल सुधा को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर अगले दिन दफ्तर में बॉस हरीश के काम से खुश होकर उसका प्रमोशन कर देते हैं। ये देख रामलाल चिढ़ जाता है। उसी शाम, क्या है ये, कभी ज्यादा नमक कभी कम नमक, और आज तो खाने में बिल्कुल नमक नहीं है। अरे एक तो कोई काम तुमसे ठीक होता नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग से बनाना सीख लो। माफ करना जी, मैंने तो खाने में नमक डाला था। अच्छा, तो अब तुम बहस कर रही हो, मुझसे बहस कर रही हो। एक तो आज दफ्तर में बॉस ने मेरी जगह उस हरीश के बच्चे का प्रमोशन कर दिया। सच कह रहा हूँ, जब से सुधा इस घर में आई है तब से मेरी जिंदगी में मनुष्यत छा गई है। अरे जब देखो तब तू बहू के काम में नुक्स निकालता रहता है, हैं? मेरी बहू के आते ही तेरी नौकरी लगी थी, भूल गया तू? अब भी वक्त है, सुधर जा रामू, सुधर जा। अरे छोड़ो माँ, तुमसे क्या बात करना, तुम तो अपनी लाडली बहू की वकील हो। कुछ दिनों के बाद, अरे आज इतना बड़ा टिफिन क्यों दे रही हो? आप भूल गए, आज आपका जन्मदिन है, इसीलिए मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है। हाँ हाँ ठीक है, टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। रामलाल के दफ्तर पहुंचते ही सब लोग उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे भाई रामलाल, आज तो तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में पार्टी हो जाए। हाँ, भाभी जी ने आज टिफिन में कुछ खास भेजा होगा। अरे कहाँ, रोज वही बेस्वाद खाना भेजती है। तभी चंदू रामलाल का टिफिन खोल देता है। अरे इसमें तो खीर है, वाह क्या खुशबू है। तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू है, हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, ये लीजिए। दफ्तर के सभी लोग सुधा की बनाई हुई खीर बड़े चाव से खाते हैं। क्या खीर है? अच्छा, खीर इतनी अच्छी बनी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चलो, वाह रामलाल, कसम से आज ये खीर खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही खीर बनाती थी। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसी खुशी में आज से तुम्हारा प्रमोशन करता हो। जाओ ऐश करो। रामलाल खुशी से फूला नहीं समाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन एक शर्त है, हर संडे मुझे ये खीर खाने के लिए मिलनी चाहिए। अरे सर, संडे क्या, आप कहेंगे तो मैं रोज ही आपको खीर लाके खिलाऊंगा। शाम को रामलाल खुशी खुशी घर पहुंचता है। सुधा, आज तुम्हारी बनाई हुई खीर खाके मेरे बॉस बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। साथ ही आज से मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। चलो आज इसी बात पे हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। अरे तुम दोनों मुझे घर में अकेले छोड़ के फिल्म देखने जा रहे हो? ठीक है माँ, तुम भी चलो। शिक्षा,
किसी भी इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए। क्या पता घर की खुशी उसी की वजह से हो।